नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स पर संदीप मानुधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। क्राइसिस, ब्लॉकेड और वॉर, वी हैव टू बी रेडी। एक बहुत ही नाटकीय कहानी धीरे 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 अब पूर्ण आकार लेती जा रही है और वो कहानी है चीन की एक बहुत वृहद तैयारी की किसी भी क्राइसिस, किसी भी संभावित ब्लॉकेड या किसी भी छोटे या बड़े युद्ध के लिए पूरे देश को 360 डिग्री से तैयार करके रेजिलियंस को बिल्ड करना, ये उनका लंबा प्लान अब धीरे 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 दुनिया को समझ में आने लगा है। जब हम कहते हैं कि क्या चाइना अपने आप को वॉर के लिए तैयार कर रहा है, तो यह सिर्फ एक मिलिटरी डिबेट नहीं है। इसमें दुनिया में अभी जो कुछ चल रहा है वो सारी संभावनाओं को सामने रखकर चीन की सरकार अपने लोगों को, अपने सिस्टम को, अपनी एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हिंटरलैंड प्रिपरेशन, सारी चीजों को एक नया आकार देने में लगी हुई है। अगर आप दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को पढ़ें और बहुत गहराई से जो चाइना ऑब्जर्वर्स हैं, चाइना एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बातों को सुने तो इस बात में सच्चाई दिखती है। और किस प्रकार चीन खुद को तैयार कर रहा है, यही मैं आपको बारीकी से बताने जा रहा हूं। साथियों, अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को है। और यहां तक आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। कल का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। यह है वीडियो नंबर 67। चाइनीज चेकर्स। चीन सिर्फ अपनी आर्म्ड फोर्सेस का एक्सपांशन नहीं कर रहा, होता यह है कि मीडिया में जो बात होती है वो, क्योंकि ये बहुत ही नाटकीय न्यूज होती है कि चाइना ने ये कर लिया, ये सबमरीन्स उतार दी, वो एयरक्राफ्ट, तो ये नाटकीय न्यूज हमेशा हेडलाइन में आती है। लेकिन ये चाइना की स्ट्रेटजी का सिर्फ एक हिस्सा है। दरअसल चाइना का जो गेम चल रहा है वो इससे बहुत व्यापक है। वो इंडस्ट्रियल बैकअप्स बना रहा है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना रहा है। इस बारे में आपने अभी जो हॉर्मुज की खाड़ी को बंद किया गया, अभी अभी अखबारों में काफी पढ़ा होगा कि वो अपने पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के साथ क्या कर रहा है, कंजम्पशन के साथ क्या कर रहा है। ये सारी चीजें उसी स्ट्रेटजी से जुड़ी हैं। इनलैंड मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड एनर्जी सिस्टम, इमरजेंसी नेटवर्क्स एंड अ सर्वाइवेबल न्यूक्लियर फोर्स। तो चीन इन सब की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये साबित ये नहीं करते कि चाइना आगे बढ़कर युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है या चाइना ने कोई टाइम टेबल सेट कर लिया कि इस तारीख को सब गड़बड़ हो जाएगी, नहीं, और हम उसके लिए तैयार हो, नहीं। चाइना बेसिकली ये सोच के चल रहा है कि जब बड़ी क्राइसिस आएगी या बड़ा ब्लॉकेड, हो सकता है अमेरिका और बाकी पूरा विश्व ब्लॉकेड करने आ जाए और या वाकई युद्ध हो जाए ताइवान को लेके या जापान को लेके या किसी भी वजह से, और चाइना उसमें घसीट लिया जाए, तब की तैयारी ऐसी होनी चाहिए दैट द स्टेट शुड नॉट कोलैप्स। उसने यूक्रेन युद्ध भी देख लिया, रूस का क्या हाल हो रहा है, उसने ईरान भी देख लिया कि मिडिल ईस्ट पूरा दावानल बन चुका और वो बिल्कुल खराब ही होती जानी है स्थिति। पिछले 48 घंटे में इजराइल ने जिस तरह की बमबारी फिलिस्तीन पे की है, अमेरिका ने जिस तरह की बमबारी बच्चों के कैंसर अस्पताल के पास ईरान में की है, ये बिल्कुल क्लियर संकेत हैं कि आने वाला समय बहुत विकट है। मेरा कल का पूरा वीडियो देखिएगा, मैंने बताया है अगले 5 साल में क्या क्या संभावनाएं हैं, इसीलिए आज मैं ये लेकर आया हूं। तो चीन उसकी तैयारी कर रहा है और उस तैयारी के लिए वो बहुआयामी रूप से चीजों को देख रहा है। सारे देश ऐसा ही करते हैं, भारत भी कमोबेश इसी तरह से अपने मीन्स के भीतर प्रयास कर रहा होगा। इंडस्ट्रियल बैकअप, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, इनलैंड मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इमरजेंसी नेटवर्क एंड अ मोर सर्वाइवेबल न्यूक्लियर फोर्स। अपने परमाणु हथियार को 1000 तक ले जाने की चाइना की जद्दोजहद सभी को पता है। 500-600 से बढ़ाकर 1000 क्रॉस करना है, ये अब वो कर भी लेंगे। बहुत तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रोकने वाला तो खैर अब इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं है। ग्लोबल हेजेमॉन ने अपनी पुलिस की पद छोड़ दी है। दोस्तों, बस इसी शनिवार को हमारा एआई टर्बोचार्जर का जुलाई कोहोर्ट कंडक्ट होगा। अगर आपने आज तक एआई में कुछ नहीं पढ़ा, आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से प्रैक्टिकल एआई सीखना है कि क्या होता है, कैसे मैं आगे बढ़ूं, ये एक कोर्स है।
लिंक नीचे दी है, आइए ज्वाइन कीजिए, शनिवार सुबह 8 बजे से क्लास होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सवाल आज क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स अब दिखने लग गए हैं कि चाइना का फोकस अब बहुत तेजी से अपनी हार्टलैंड को फोर्टिफाई करने में जा रहा है। फोर्टिफिकेशन ऑफ द हार्टलैंड का मतलब बहुत सरल भाषा में यह है कि जो पूरा कोस्टल एरिया है चाइना का, वो तो पूरा एक्सपोज्ड है ड्रोन्स को, मिसाइलों को, अमेरिकन वॉरशिप्स को, जापानी, तो वो तो सबसे पहले अटैक में आएंगे। और अगर वैसा होता है, चाइना भी पलट के मारेगा, लेकिन कोस्ट का तो नुकसान होगा ही ना। ईरान में सदर्न ईरान ही सबसे ज्यादा मार झेल रहा है, इसीलिए ईरान के बड़े नेता सदर्न ईरान के नाम से अपने संदेश जारी कर रहे हैं कि जो साउथ ईरान में रह रहे हैं वो कितने बहादुर लोग हैं और वो सब झेल रहे हैं, हम आपके बोलना पड़ रहा है ना, क्योंकि मैक्सिमम नुकसान वहां हो रहा है, क्योंकि मिलिट्री फैसिलिटीज भी बहुत सारी वहां है। चाइना भी इस बात को समझ रहा है कि उसके ईस्टर्न सी बोर्ड पे जहां SEZ से डेंग शाओपिंग क्रांति लाए थे, उसी पे पहला हमला होगा और लगातार होगा। तो वो चीजों को अंदर डुप्लीकेट कर रहा है, सैकड़ों किलोमीटर अंदर ले जाके उनमें से कई फैसिलिटीज का डुप्लीकेशन कर रहा है, और ये एक खर्चीला काम है। तो वॉर्स एंड प्रिपरेशंस फॉर वॉर आर नेवर अ चीप ऑप्शन एट ऑल। इसे उन्होंने नाम दिया है कि नेशनल रेजिलियंस सिस्टम, यानी फिर से बाउंस बैक करने की क्षमता। तो ये इनका कोस्टल रीजन है, यहीं से दंग शाओपिंग का पूरा क्रांति 1979-80 से शुरू हुई थी और फिर अद्भुत ही हो गया सब। लेकिन अब इनमें से बहुत सारी फैसिलिटीज को ये अंदर भी ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां बहुत दिक्कत होगी। इसे वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक हिंटरलैंड, यानी सामरिक भीतरी इलाके। तो इसमें सिचुआन हो या चोंगकिंग हो, ये मैन्युफैक्चरिंग, टेक, एग्री, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स के सेंटर धीरे 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 मजबूती से खड़े होते जा रहे हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो ऑफिशियल प्लानिंग दस्तावेज है, उसमें पहली बार 2024 में स्ट्रेटेजिक हिंटरलैंड डेवलपमेंट नाम से चैप्टर ऐड हो गया। तो दुनिया को पता चल गया कि अच्छा, ये इस दिशा में बढ़ रहे हैं। इनका गोल यह है कि चाहे कितना भी बड़ा डिसरप्शन आ जाए, देश चलते रहना चाहिए, और उसके लिए आपको पैरेलल चाहिए होगा कोस्टल रीजन्स का। आप सभी को एक बात पता होगी, चीन की 90% आबादी ये पूरे कोस्टल और उससे जुड़े इलाकों में रहती है, सोचिए, और बाकी का चीन लगभग खाली पड़ा हुआ है। उसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण है, नेचुरली एग्रीकल्चर और बाकी की एल्यूवियल और क्लाइमेट के रीजन और ज्योग्राफी के रीजन से सब कुछ एक जगह कॉन्सेंट्रेट। जैसे गंगा के पूरे प्लेन्स में भारत में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पॉपुलेशन का 2000 सालों से 2500 सालों से रहा है। ऐसा हर देश के साथ हो जाता है अगर वहां की ज्योग्राफी वैसी रहती है तो। लेकिन अब यही तो एक नेगेटिव पॉइंट भी बनता है ना, तो उसको फिर डाइवर्सिफाई करना जरूरी है और उसको वहां से हटाना है। यही माओ सेतुंग का ओरिजिनल थर्ड फ्रंट हुआ करता था। माओ एक मिलिट्री के बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक और पावरफुल थिंकर हमेशा रहे। अभी मैं आपको कोरिया वॉर में क्या चतुराई दिखाई वो भी बता देता हूं एग्जांपल। उनका जो तीसरा मोर्चा था, उन्होंने 1960 और 70 के दशक में चीजों को अंदर ले जाने का प्रयास किया था। तब चाइना बहुत गरीब था, लेकिन तब भी जो कुछ भी कोस्टल में होता था उसको उन्होंने अंदर ले जाने का जो भी थोड़ा बहुत प्रयास किया था वो किया था, क्योंकि उस वक्त चीन के सामने समस्या ये थी, 50 और 60 के दशक की बात कर रहे हैं, माओ की मृत्यु 76 में हुई और डेंग शाओपिंग 79 से आए। उस वक्त समस्या यह थी कि अमेरिका और यूएसएसआर दोनों से हमले का खतरा था चाइना पे। जी हां, ऐसे भी फेजेस आए, यूएसएसआर और चाइना में तो वॉर भी हुआ था ना बॉर्डर को लेके। तो माओ ने चीजों को ऐसी जगह ले जाने की कोशिश की जहां वो सेफ रहें, लेकिन उस वक्त इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, सैटकॉम नहीं होता था, तो चीजें इनएफिशिएंट हो गई थी। उसी मॉडल को आज शी जिनपिंग एफिशिएंट बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, माओ की सामरिक चतुराई का मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। आपको अच्छे से पता है कि कोरिया के ऊपर सोवियत यूनियन और जोसेफ स्टालिन की मदद से किम परिवार को, जो सबसे पहला वाला किम था, किम जोंग इल, उसको जब ये पूरा का पूरा एक मौका मिला सोवियत यूनियन की मदद से, वो कई सालों से मदद मांग रहा था जोसेफ स्टालिन से, जोसेफ स्टालिन उसको इग्नोर कर रहा था। इस बीच अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक भाषण दिया कि हमारा डिफेंस जोन कहां, उसमें गलती से कोरिया का नाम लेना भूल गया वो बंदा।
तो जोसेफ स्टालिन ने मौका देखा कि इन्होंने कोरिया को हटाया, मौका देखो, और उन्होंने किम को बोला पूरा कोरिया निकल जाओ, और किम का पूरा सैन्य बल साउथ कोरिया तक को निकल गया पूरा। तब अमेरिका ने, हैरी ट्रूमन, उन्होंने दखल दिया, पूरी सेना नीचे से भेजी और सबको पीछे तक खदेड़ा। तो अब इसमें चाइना का क्यों उदाहरण दे रहा हूं? माओ जेडोंग के सामने ये पहली बड़ी क्राइसिस सामने आ गई। अभी अभी चाइना उन्होंने जीता था 49 अक्टूबर में, 2 अक्टूबर को तियाननमेन स्क्वायर का उनका भाषण। तो माओ जेडोंग ने 5 लाख चाइनीज सैनिक भेजे, वो पूरी यूनाइटेड नेशन और अमेरिका के आर्मी को पीछे धकेलने के लिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल उनके दरवाजे पे आ गई थी। अब इसमें स्ट्रेटेजिक जीनियस क्या था? उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे सैनिक आए। चाइना का ऑफिशियल स्टैंड था वॉलंटियर्स जा रहे हैं, तो ये हमारी सेना थोड़ी है, दीज आर वॉलंटियर्स हु आर फाइटिंग। और ऐसा करके उन्होंने स्टेट को अलग कर लिया इस पूरे एंडेवर से। तभी दुनिया को समझ में आ गया था कि ब्रो ये आदमी बहुत दिक्कत देगा आगे, क्योंकि ये तो जीनियस है, और वही हुआ भी। खैर, तो ये यहां बताना जरूरी था क्योंकि मुद्दा वही था। तो प्यारे दोस्तों, फैक्ट्रीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन सब वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न रीजन में, बिल्कुल रिमोट इलाके जहां आबादी भी बहुत कम होती है, आज इसी को ये प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये काम बहुत आसान कर दिया। कहीं भी ड्रोन भेज के काम की क्वालिटी पता की जा सकती है। हमें तो पता ही है ये कि ड्रोन की मदद से कहीं भी टूटे फूटे गड्ढे हों हाईवे में एकदम से देखे जा सकते हैं। खैर, सीरियस बात यह है कि इनलैंड कैपेसिटी कोस्टल का एक रिडंडेंसी प्लान होगा। अब इनका प्लान जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये है कि बहुत सोचा समझा प्लान, हमारी इकोनॉमी को कोई कभी पैरालाइज नहीं कर पाए। इसके लिए 5 काम करो। सिलेक्टिव डुप्लीकेशन करो, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स ऐसे तय कर लो कि जिसमें हमारा हाथ कभी तंग ना हो। सेल्फ रिलायंट बनो, आत्मनिर्भर चीन। स्ट्रॉन्गर सप्लाई चेन पे कंट्रोल करो, और अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व फ्यूल, मिनरल, मेडिकल सप्लाई, इंडस्ट्रियल आउटपुट में इतने गहरे बना लो कि महीनों 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 के ब्लॉकेड को झेल जाओ। क्योंकि ईरान युद्ध में अब सब ने यह देख लिया है कि हॉर्मुज फिर से बंद होने के बाद और भयानक बमबारी सब तरफ से शुरू होने के बाद अब अगले 6 महीने में क्या होगा किसी को नहीं पता। इसीलिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हों, एलएनजी एलपीजी के रिजर्व्स हों, फूड ग्रेन के रिजर्व्स हों, मेडिसिनल रिजर्व्स हों, ये सब अब हर देश बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट का युद्ध तो रुकने से रहा, कई हफ्ते चलने वाला है, और जहां रुकेगा इजराइल उसको फिर से भड़का देगा। इस बार भी वही हुआ है। अगर आप सारी एक्सपर्ट ओपिनियन देखें तो सेंटर पॉइंट यही निकल के आता। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू बी नोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ पीस, लेकिन वो तो अब सब किस्से कहानियां। तो इनकी कोशिश ये है कि डुप्लीकेशन सही तरीके से हो, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स ऐसे हों जिसमें कोई भी हमें ब्लैकमेल ना कर पाए, सेमीकंडक्टर्स, मशीन टूल्स, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें, और ऑफ कोर्स मेडिसिनल सप्लाईज और बाकी जितना भी है। और इन्होंने अपने स्टेम की पाइपलाइन को भी काफी मजबूत कर लिया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। प्यारे दोस्तों, फूड, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन इनके पहले 3 लक्ष्य हैं। और इसके लिए जैसे भारत ने एक फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013-14 में संसद में बनाया था, जिसके तहत सबको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में राशन मिलता है, पीडीएस का सिस्टम यूनिवर्सलाइज किया गया था, और उसका बहुत फायदा हुआ। कोविड में हमारे करोड़ों लोग भूखे मरने से बचे, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तब था, जो हर सरकार ने उसको आगे चलाया, और वर्तमान में तो 80 करोड़ भारतीयों को परमानेंट ही कई सालों तक फ्री राशन की व्यवस्था की गई है। जो पहले कुछ नॉमिनल 1, 2, 3, 4 रुपए के रेट में मिलता था, वो भी नहीं ले रहे। चीन ने अपना खुद का खाद्य सुरक्षा कानून बना दिया जून 2024 से, जिसमें प्रोडक्शन, रिजर्व, प्रोसेसिंग, इमरजेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ कवर कर लिया है। रिकॉर्ड आउटपुट 70 करोड़ टन का 2024 में हुआ, और इनका कहना यह है कि महीनों तक हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, उसकी कोशिश होनी चाहिए। हालांकि चाइना भी एग्रीकल्चरल इंपोर्टर है। जी हां, जी हां, जी हां, चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर देश है। कई लोगों को यह गलतफहमी है कि चाइना सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, और $1 ट्रिलियन का सरप्लस जो वो हर साल ही निकालता जा रहा है आजकल, वो ही बताता है कि वो इंपोर्ट कहां करता होगा। लेकिन अगर आप चाइना के आयात के आंकड़े किसी दिन देख लें तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। इट इज अ ह्यूज इंपोर्टिंग कंट्री, although net it is a even huge, even more, even bigger
एंड ह्यूमंगस एक्सपोर्टर, तो वहां जाके नैरेटिव ही बदल जाता है। फिर ये अपने रिन्यूएबल न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, स्टोरेज, नेचुरल गैस और अपने खुद के कोयले का पूरा दोहन अब पहले से ज्यादा गति से कर रहे हैं। और इसीलिए रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन एंड इवन कोल फायर्ड पावर प्लांट इंस्टॉलेशन एंड न्यू एनर्जी इंस्टॉल्ड का जो रेट चाइना में चल रहा है वो इस वक्त दुनिया में कहीं भी नहीं है। यूरोप तो बहुत पीछे है, अमेरिका भी वो देख के घबराया हुआ है कि किस स्पीड से ये एनर्जी का काम कर रहे हैं। और चाइनीज सोलर पैनल एक्सपोर्ट की तो फिर मैं कहानी ही क्या बताऊं। इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स वगैरह वगैरह, और रेलवेज, हाईवेज, पाइपलाइंस एंड इनलैंड लॉजिस्टिक्स, सिविलियन और मिलिट्री मूवमेंट के लिए पूरी तैयारी। मैं फिर यहां क्लैरिफाई कर दूं, कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि चाइना हमला करने वाला है किसी पे, युद्ध की घोषणा, बल्कि चाइना तो युद्ध से बहुत दूर रहता है। उसकी स्ट्रेटेजी है डायरेक्ट किसी हॉट वॉर में पड़ना ही नहीं। क्यों नहीं पड़ना? बिकॉज एज अ कंट्री चाइना का यह मानना है आज की तारीख में, पहले क्या मानता था वो सब छोड़ो, आज की तारीख में, कि वी स्टिल नीड 20 to 25 years to become a rich country. It is an upper middle income country. वहां से रिच $15,000 प्रति व्यक्ति से आगे जाने के लिए 15, 20, 25 साल और चाहिए। और इस बीच अगर युद्ध हुआ 5 साल पीछे। एक बात समझ लीजिए, हॉट वॉर कितना भी बड़ा देश हो 5 साल पीछे ले जाता है आपको। यह बात ट्रंप को भी पता है, नेतन्याहू को तो ट्रंप से ज्यादा पता है, और मुश्तबा खामेनाई को भी पता है, और वो तीनों फंस गए। और गल्फ के सारे मोनाक्स को भी पता है कि अगर ये हॉट वॉर ऐसे ही चल गया हम सब 5 से 7 साल पीछे हो जाएंगे। दुबई का तो क्या होगा सोच के देखिए, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। तो दोस्तों ये सब देखते हुए चाइना की अपनी तैयारी चल रही, क्योंकि जितना बड़ा देश उतनी बड़ी समस्याएं भी होती हैं। डिसरप्शन की तैयारी, इमरजेंसी मैनेजमेंट रिफॉर्म ये लाए गए हैं कि अगर कल को अटैक्स होने शुरू होते हैं, ये ग्रिड खराब हो जाती, वो ग्रिड खराब हो जाती, तब हम क्या करेंगे। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के नाम पे बहुत कुछ हुआ, ये ग्लोबल मीडिया में खबरें आने लग गई। अंडरग्राउंड स्पेसेस, मेट्रो स्टेट सिस्टम्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, इनको सिविल डिफेंस के लिए ये डुअल पर्पस में कन्वर्ट किया जाएगा। सिविलियन एयरपोर्ट, वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्ट हब्स, इन सबको लॉजिस्टिकल और मिलिट्री दोनों के लिए तैयार किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक ड्यूअल यूज लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, हर देश यही करता है, लेकिन अगर आप पहले से तैयार होते हैं तो जो ट्रांजिशन का टाइम होता है वो मिनिमम होता है। भाई भारत को भी कल को अगर इस तरह की स्थितियों का भगवान ना करे सामना करना पड़ता है तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिट्री में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर पहले से स्ट्रेटेजी रेडी होगी, जो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि होगी, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी होगी, हालांकि मीडिया में ज्यादा आता नहीं है, तो समय कम लगेगा। नहीं तो लास्ट मोमेंट पे लॉजिस्टिकल कंफ्यूजन होने की वजह से कई एक्स्ट्रा दिन निकल जाते हैं, जो किसी वॉर में पूरी कहानी बदल सकते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा देश चीन जब ऐसा करता है तो खबर बनती और फिर उसके ऊपर वीडियो बनता है। तो सरकार चलती रहे, किसी भी तरह सिस्टम टूटे नहीं, ये इनकी तैयारी है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आगे बढ़ने से पहले और आज के सेशन को समाप्त करने से पहले मैं फिर बता दूं, चाइना का सिस्टम अलग है। कैसे अलग है? वहां देश की अपनी कोई सेना नहीं है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, या प्लान या जो भी है, नेवी, उनकी लॉयल्टी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ है, और कम्युनिस्ट पार्टी का गोल है खुद को जिंदा बनाए रखना। देयर गोल इज कंटिन्यूएशन ऑफ देयर रेजिम। इस चीज को ध्यान में रखिएगा किसी भी एनालिसिस को समझते समय। 2023 से शी जिनपिंग ने मिलिट्री के टॉप लीडर्स को बहुत बड़े स्तर पर पद से हटाया है। करप्शन के भयानक आरोप लगे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने संभावित खतरों को हटा दिया, या कुछ को तो सजाए मौत भी शायद दे दी होगी, या उनके जो रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान्स हैं, थिएटर मॉडर्नाइजेशन के प्लान्स हैं, उसमें ये लोग मदद नहीं, जो भी हो, बहुत बड़े स्तर पर परचेस हुए। जैसे जोसेफ स्टालिन की याद आ गई लोगों को, 1930s और 40s वाली। अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को अब वो तेजी से न केवल बढ़ा रहा है बल्कि डिस्पर्स कर रहा है पूरे चाइना में। उसको न्यूक्लियर ट्रायड कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आपके पास लैंड, एयर, वाटर तीनों से हमला करने की क्षमता होनी चाहिए। सेकंड स्ट्राइक भारत के पास भी है। वी हैव अ न्यूक्लियर ट्रायड, वी कैन स्ट्राइक बैक इन केस वी आर स्ट्रक फर्स्ट फ्रॉम लैंड, एयर एंड वाटर। तो वाटर में सबमरीन चलती रहती हैं। दुनिया में
सबमरीन्स को ट्रैक कर पाना लगभग असंभव होता है अगर ढंग से चलाई जाए तो। और सबमरीन्स हर बड़े देश की अंतिम गारंटी है कि अगर देश ही खत्म कर दिया दुश्मनों ने, तो सबमरीन से जो मिसाइलें निकलेंगी उनको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और बैलिस्टिक्स को वैसे भी रोक पाना असंभव है। ईरान वॉर में हम देख रहे हैं कि कितना भी बड़ा डिफेंस सिस्टम लगा लो, सही तरीके का बैलिस्टिक मिसाइल अगर है, गेम इज ओवर, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब अगर कोई इसको भी डिस्प्यूट करे तो क्या बोले। यूक्रेन युद्ध ने यह दिखा दिया है कि एम्यूनिशन, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, सैंक्शंस रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि अमेरिका के पास गोला बारूद कम हो गया है और वो बार बार ये जो नेगोशिएशन का नाटक करते हैं, रीस्टॉकिंग करने के लिए करते हैं ताकि गोला बारूद फिर से रीस्टॉक हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। सोचिए, अमेरिका। और ये खबर कई बार आई है रिस्पॉन्सिबल मीडिया में। और ताइवान कन्फ्रंटेशन अगर हुआ तो पूरी अग्नि परीक्षा हो ही जाएगी शी जिनपिंग के पूरे प्लान की। तो हर सिचुएशन के लिए चीन खुद को तैयार करता दिख रहा है, लेकिन बात यह नहीं है कि वो हमले की तैयारी कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। हमारा यह आशा नहीं बोलने का, यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, बताइए आपकी क्या राय है जो कुछ चल रहा है, जो आपने देखा उसके ऊपर। प्यारे साथियों, आपको फिर से याद दिला दूं, सैटरडे को ही हमारा टर्बो चार्जर होगा। अगर आपको एआई की तैयारी करनी है, आइए जुड़िए। हमारे चैनल को सपोर्ट करना है तो 5 शानदार मेंबरशिप लेवल्स हैं। लगातार हमारे नए नए एक्सक्लूसिव मेंबर्स वीडियो आते रहते हैं। हमारा लेवल 3, लेवल 4 बहुत पॉपुलर है। आइए जुड़िए, कुछ महीने ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट रहता है। तो इसी के साथ आज का हमारा 67 सेशन यही समाप्त करते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि ये सब जो मैं यहाँ वीडियो रूप में करा रहा हूं, इसकी पूरी वेबसाइट भी आपको दे दूंगा। जी हां, कल आपको वो मैं वेबसाइट अर्पित कर दूंगा, लोक अर्पण हो जाएगा उस वेबसाइट का। एक्साइटेड? बहुत बढ़िया सुंदर वेबसाइट बन रही है, धीरे धीरे पॉपुलेट भी हो जाएगी। इनिशियली 5-10 सेशंस होंगे, फिर पूरे 67, 68, 69 सारे सेशंस एक हफ्ते में आ जाएंगे। तो आपके लिए वो भी रहेगी, मल्टीलिंगुअल रहेगी, आप भाषा भी बदल बदल के उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में बताइएगा, सपोर्ट पूरा रहेगा ना। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।